हेलो प्यारे साथियों। नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। और आइए चलते हैं, आज से हम भी आप सभी की तैयारी में जुड़ने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके इस चैप्टर को, पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन को हम लोग बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है क्या, प्रकाश का परावर्तन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर नंबर 1 होगा, जो चैप्टर नंबर 1 होगा, इसमें हम लोग बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि ये परावर्तन क्या होता है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी बहुत आनंदित होंगे इस क्लास के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश, क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यदि हम प्रकाश के बारे में ही नहीं जानते तो फिर प्रकाश के परावर्तन को समझना उतना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि हम लोग को जानना होगा कि ये प्रकाश क्या होता है। और प्रकाश के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा, सभी को पता होता है, लेकिन अगर किसी को एक सुपरिभाषित तरीके से एक अच्छा सा प्रकाश का परिभाषा पूछ दिया जाए तो सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि परिभाषित कैसे किया जाए इसको। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वह चीज है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए ये पेन है, अगर यहाँ लाइट नहीं होता, ऊपर लाइट लगा हुआ है जिसके कारण ये पेन दिख रहा है, अगर ये लाइट नहीं होती तो क्या हम इस पेन को देख पाते? फिर इस पेन को नहीं देख पाते। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ देखने के लिए प्रकाश का ही होना आवश्यक हो, उसके लिए आंख का भी होना आवश्यक है। अगर लाइट ही रहे और प्रकाश प्रकाश रहे और व्यक्ति का अगर आंख ही ना रहे तो फिर उस समय भी देखना असंभव है। तो ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रकाश के होने से दिख जाएगा, लेकिन प्रकाश के होने से जिस व्यक्ति के पास आंख है वो आसानी से देख सकता है, ये तो कंफर्म है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हम लोग किसे कहेंगे? प्रकाश वह कारक है, एक कारण है। प्रकाश एक तरह का कारण है जिसके कारण हम देख सकते हैं। तो जो भी किसी चीज का कारण बनता है उसे उसका हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, और ये कारक कैसा है? मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो प्रकाश वह प्राकृतिक या भौतिक कारक है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए यहाँ टाइप किया हुआ नहीं है, हम अपने हाथों से यहाँ लिखने वाले हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश के बारे में लिखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है, कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता या जिसकी मदद, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, से देख सकते हैं, सकते हैं, देख सकते हैं, से देख सकते हैं, सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि ये प्रकाश क्या चीज है। प्रकाश वह चीज है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रकाश का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जिसे प्राकृतिक प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत भी माना जाता है। तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश का एक बड़ा सा जीता जागता उदाहरण है सूर्य। सूर्य ही सबसे बड़ा प्रकाश का एक स्रोत है। ठीक है, प्रकाश सबसे अधिक अगर निकलता हो तो सूर्य से ही निकलता है। और ये प्रकाश स्रोत अब क्या होता है, प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे। यदि प्रकाश है तो वह प्रकाश कहां से आ रहा है, वह किस कारण से आ रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
तो प्रकाश जिस भी वस्तु से निकल रही है या जिस वस्तु से आ रही है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत, स्रोत मीन्स होता है कि वह उसका उत्सर्जन, वो आ कहां से रहा है, वो शुरू में था कहां और कहां से वो निकल रहा है, वो उसके लिए कहलाएगा स्रोत। प्रकाश किस वस्तु से निकल रहा है या कहां से आ रहा है वह उसके लिए प्रकाश स्रोत का काम करेगा। तो देखिए प्रकाश स्रोत क्या होगा, तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है वह प्रकाश स्रोत कहलाएगा। प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे अगर सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश स्रोत सूर्य हो जाएगा। टॉर्च जलाने पर यदि प्रकाश निकल रहा है तो उस प्रकाश के लिए प्रकाश स्रोत का काम वो टॉर्च करेगी। अगर मोबाइल जलाने से लाइट निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो उस प्रकाश, मोबाइल जलाने के कारण जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश का प्रकाश स्रोत हो जाएगा मोबाइल। तो हम कह सकते हैं क्या, प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत, जिसे हम लोग इंग्लिश में लाइट सोर्स कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है क्या, सूर्य, फिर सूर्य के जैसा ही तारा, लेकिन यहां चांद नहीं हो सकता है क्योंकि चांद के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही रात में चमकता है। नहीं तो अगर ऐसा होता कि चांद के पास भी अपना अगर प्रकाश होता तो फिर रात में भी दिन हो जाता, और रात नाम का कोई चीज नहीं होता हम लोग के पास भी, दिन में भी दिन होता और रात में भी दिन हो जाता। तो चंद्रमा के पास कोई भी अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए इसके एग्जाम्पल में कभी चंद्रमा नहीं आएगा। तारा, फिर जलती हुई मोमबत्ती, सिर्फ अगर मोमबत्ती लिखते हैं तो वो फिर प्रकाश स्रोत नहीं कहलाएगा, जब तक उसमें उससे जब तक प्रकाश नहीं आ जाए, तो प्रकाश तभी आ सकता है जब वो जलेगी। जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ठीक है, जलता हुआ बल्ब आदि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ये जल रहा है, तो ये भी एक तरह से प्रकाश स्रोत का काम करेगा। आप देख सकते हैं वहां भी एक बल्ब लगा हुआ है जिसके कारण ये लाइट दिख रहा है, तो ये भी उस लाइट के लिए प्रकाश स्रोत का काम करेगा। तो आइए चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। प्रकाश के गुणों को पहले जानेंगे, या प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश क्या चीज है। प्रकाश तो जान लिए कि वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन और भी इसके पास कुछ कुछ गुण होती है। उन सभी गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा कह सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी वह तरंग जो विद्युत तथा चुंबक दोनों के कारण उत्पन्न होता हो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर प्रकाश भी गमन करती है,
क्या आप लोगों ने कभी देखा कि प्रकाश किस स्पीड से चलती है? गमन करती है मतलब वो चलती है, प्रकाश भी चलती है। जिस प्रकार हम लोग चल पा रहे हैं उसी तरह से प्रकाश भी चलती है, इसीलिए वो सूर्य से पृथ्वी तक भी आ पाता है। अगर वो नहीं चलता तो सूर्य से निकलकर वहीं अगर रह जाता तो फिर हम लोगों के यहाँ तक प्रकाश नहीं आता और ये उजाला नहीं होता। इसका मतलब अगर यहाँ उजाला होता है, सूर्य से प्रकाश आती है मतलब वो कंफर्म है कि गति तो जरूर गति करता होगा। तो अगर गति करती है तो किस तरह से गति करते है? वो सीधी रेखा में चलती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है? ठीक है, तो प्रकाश का एक गुण होता है, प्रकाश की प्रकृति है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। ये कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है या चलती है। गमन करती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, यह सीधी रेखा मतलब ऐसे सीधी रेखा में चलेगी, कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े रेखा में गमन नहीं करेगी। ठीक है, आइए, सीधी रेखा में गमन करती है। और यदि ये गमन करती है सीधी रेखा में तो इसका भी कुछ ना कुछ चाल होता है। अगर हम लोग भी अब चलते हैं तो अपना भी कुछ चाल होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कुछ ना कुछ चाल होता है। तो ये प्रकाश की भी चाल होगी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, प्रकाश 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है। के वेग या कह सकते हैं चाल, वेग या चाल से चलती है। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखना है कि प्रकाश की कुछ कुछ गुण होती है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है। 3 गुना 10 पे पावर 8, या फिर इसको और लिखा जा सकता है 3 गुना 10 पे पावर, ठीक है, 3 गुना 10 पे पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा अब किलोमीटर प्रति सेकेंड। या इसको कह सकते हैं कि ये 3 गुना 10 पे पावर 5 का मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। प्रकाश इतनी तेज से चलती है। अब तक का सबसे तेज चलने वाला चीज प्रकाश ही है। इतना आपने कभी सुना कि इतना स्पीड से कोई गाड़ी चलती है या कोई ट्रेन? अब तक में इतना, इससे भी ज्यादा स्पीड से कुछ भी नहीं चल पाया है। तो सबसे अधिक चाल प्रकाश का 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये बहुत अपने आप में काफी तेज चाल है, तेज रफ्तार है, बहुत तेज है। इसका पीछा करना संभव ही नहीं है, प्रकाश का पीछा नहीं कर सकते हैं। ये इतना तेज चलता है कि हम लोग खुद इसको देख नहीं सकते कि कब तुरंत गुजर गया। लाइट जलते ही चारों साइड प्रकाश फैल जाता है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते किधर से गया और कैसे गया, इतनी स्पीड होती है। और ये जो स्पीड होती है, ये हम लोग बात करते हैं हमेशा निर्वात के लिए। ये हमेशा निर्वात की बात करेंगे। निर्वात का मतलब जहां कोई बात नहीं हो, जहां वातावरण भी नहीं हो, हवा तक नहीं हो, उसे हम लोग कहेंगे निर्वात या मुक्त अवस्था, मुक्त में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति। तो हम लोगों ने जाना कि प्रकाश की कुछ मुख्य गुण होती है। एक प्रकार की ऊर्जा है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, या के वेग या चाल से चलती है। और बाद में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह भी कहा गया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन कुछ दिनों तक हुआ था वैज्ञानिकों को कि प्रकाश या तो ऊर्जा है या फिर द्रव है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो द्रव है। तो यहां देखा गया कि प्रकाश में दोनों तरह की गुण पाई जाती है। प्रकाश एक तरह से अगर देखा जाए तो वो कणों से भी मिलकर बना होता है, और दूसरा प्रकाश एक तरंग है, यानी ऊर्जा है, और जिसे हम लोग तरंग भी कह सकते हैं, ऊर्जा भी है। तो उसमें दोनों चीज होने का, द्रव्य और ऊर्जा दोनों चीज होने का गुण पाया जाता है। इसलिए प्रकाश में द्वैती प्रकृति भी होती है।
ड्यूअल नेचर, मतलब उसमें दोनों प्रकार के नेचर, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसलिए द्वैत प्रकृति या द्वैती प्रकृति भी इसे कहते हैं, जिसका कि आप लोगों के सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है। ये 12th की बात है, 11th 12th की बात है। चलिए, जितना जरूरत है उसके अनुसार इतना काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किरण क्या है और प्रकाश पुंज क्या है। किरण क्या है और प्रकाश पुंज क्या है। अब प्रकाश जो चलती है उसे हम लोग देख नहीं सकते, वो कोई बस तो है नहीं, बड़ी चीज तो है नहीं जिसे हम लोग देख सकते हैं। तो उसके निरूपण के लिए, प्रकाश को दिखाने के लिए कि वो किस तरह से चल रही है, तो हम लोग एक काल्पनिक रेखा, मतलब वो रेखा है नहीं, काल्पनिक मतलब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो वास्तविक में है नहीं, तो काल्पनिक रेखाओं का उपयोग हम लोग करते हैं। और जो काल्पनिक रेखा होती है उसे ही हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। जो काल्पनिक रेखा होती है इसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जो काल्पनिक रेखा होती है इसे प्रकाश की किरण कहा जाता है। हम लोग कहेंगे इसको प्रकाश की किरण। देखिए इस टाइप से। और जब भी प्रकाश चलती है तो वो सिर्फ एक ही किरण में नहीं चलती है, बहुत सारा किरण एक साथ होता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, इसको परिभाषित करना है। प्रकाश की किरण क्या है या प्रकाश की किरण किसे कहेंगे। तो प्रकाश अगर गति करता है तो किसी रास्ते में गति करता है, और हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। तो प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली जो रेखा खींचा जाता है, प्रकाश के पथ को दर्शाने के लिए, या उसके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी पथ को दिखाया जाता है। तो पथ को जिस रेखा द्वारा दिखाया जाता है उसे ही हम लोग किरण कहते हैं। तो प्रकाश को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा वो वास्तव में है नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि वो है, इसीलिए इसको बोलेंगे कि प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली, प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं, या प्रकाश की किरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे कहा जाता है, RAY, रे कहते हैं। ठीक है, अब जब भी प्रकाश गमन करेगी तो वो पतला सा प्रकाश नहीं होगा, और पतला सा भी होगा तो उसी में प्रकाश की बहुत सारी किरणें होगी, एक साथ बहुत सारी किरणें होगी। तो एक किरण, अगर एक रास्ता, एक पथ दिखाया जा रहा है, प्रकाश के एक कण के रास्ता को दिखाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा प्रकाश की किरण कहेंगे। लेकिन जब भी प्रकाश ट्रेवल करेगी, जब भी प्रकाश कुछ न कुछ दूरी तय करती है, तो उसके बहुत सारे कण एक साथ जाते हैं, बहुत सारे कण एक साथ जाते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे किरण पुंज। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को जब एक से ज्यादा किरण को एक साथ दिखाया जाए तो उससे हम लोग कहेंगे प्रकाश की किरण की समूह, और प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम लोग कहते हैं किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। दोनों ही नामों से जानते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो इसको हम लोग परिभाषित करेंगे। परिभाषा क्या होगा, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बहते हैं नहीं, कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किरण क्या होती है, और फिर प्रकाश पुंज या प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज क्या होती है। इसे हम लोग बिंब कहते हैं, BEAM, बिंब। ठीक है, तो किरण क्या है, प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग प्रकाश की किरण या फिर रे कहते हैं, इंग्लिश में इसे रे कहते हैं। सेकंड, दूसरा क्या है, किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहेंगे, प्रकाश की किरणों के समूह को, फिर प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज या फिर किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोगों को
आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन कहीं रह जाए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का क्या होगा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, किरण पुंज के प्रकार। अब किरण पुंज जो होती है उसके कुछ प्रकार भी होते हैं। किरण पुंज के प्रकार की, ये किरण पुंज कितनी प्रकार के होते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, पहला क्या है, समांतर किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा है अपसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो किरण पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होती है, किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि तीनों किस किस प्रकार की होती है, ये दिखने में कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समांतर किरण पुंज क्या होती है। समांतर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक के नीचे दूसरा हो और हमेशा दोनों के बीच का अंतर सेम हो, समान अंतर। वैसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान हो उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ समांतर किरण पुंज देखेंगे, किरण पुंज तो होगा लेकिन प्रत्येक किरण के बीच का अंतर समान होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक किरण है, ये दूसरा किरण, ये दूसरा किरण। समांतर किरण प्रायः कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर किरण कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो इस प्रकार की जो किरणें होगी इसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो इसको परिभाषित करेंगे। समांतर किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहलाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला देखिए कि अभिसारी किरण पुंज क्या होती है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज क्या होती है। अब अभिसारी के बारे में समझेंगे कि वैसी किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है या किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती है, उसे हम लोग अभिसारित किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अभिसारित किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक दिशा में मिलती है, विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। ये देखिए विभिन्न दिशा में अलग अलग दिशा से आ रही है और सभी एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चलिए अब अगला इसको परिभाषित करते हैं। अब इसको परिभाषित कैसे किया जाए, तो वैसा किरण पुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से आती हुई किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु
बिंदु पर मिलती है अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। अभिसारी किरणपुंज कहलाती है। ठीक है, ये दूसरा हो गया क्या, अभिसारी किरणपुंज। अब आगे हम लोग देखेंगे लास्ट जो अपसारी किरणपुंज है, ये अपसारी किरणपुंज कैसी होती है। ये जो अपसारी किरणपुंज है ये कैसी होती है। हम लोगों ने दो किरणपुंज के बारे में जाना, एक समांतर किरणपुंज और दूसरी अभिसारी किरणपुंज। और अब तीसरे के बारे में जानेंगे कि ये अपसारी किरणपुंज क्या होती है, ये अपसारी किरणपुंज कैसी होती हैं और क्या होती हैं। आइए देखते हैं कैसी होती है। तो अभिसारी किरणपुंज यहां बनाया जा रहा है, आप यहां देखेंगे साइड में थोड़ा सा, इधर थोड़ा स्पेस कम है। तो आइए अपसारी किरणपुंज को हम लोग देखते हैं। तो अपसारी किरणपुंज क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। इस प्रकार की किरणों को हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। इस प्रकार के किरणपुंज या वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे यहां एक बिंदु है, इस बिंदु से एक प्रकाश किरण इधर निकला, दूसरी इधर, तीसरे, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना ही कहलाता है अपसारी। तो इसे हम लोग कहेंगे अपसारी किरणपुंज अपसारी किरणपुंज। आइए इसको परिभाषित करते हैं। इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखा जाए। वैसी किरणपुंज जिसमें किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है अपसारी किरणपुंज कहलाती है। अपसारी किरणपुंज कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। इन सभी के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे कि प्रकाश की दृष्टि से वस्तुओं को कितने भाग में बांटा गया है। प्रकाश की दृष्टि से वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश की दृष्टि से पदार्थों के प्रकार, जो पदार्थ होते हैं प्रकाश की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पदार्थ प्रकाश की दृष्टि से मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। पहला प्रकार क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा प्रकार है अप्रदीप्त। अच्छा, दोनों जगह एक ही लिखा गया है, मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। आप इसको समझेंगे क्या
इसको समझना है आपको, अप्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, यहां अ लगा दिया जाए, अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो आप ध्यान से सुनेंगे, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो प्रदीप्त वस्तु मतलब, दीप्त मतलब ज्वाला, जहां से रोशनी निकले, दीप्त मतलब रोशनी, और जहां से रोशनी निकले उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त, और जहां से रोशनी नहीं निकले उसे हम लोग अप्रदीप्त कहेंगे। हम लोगों को पता है कि जहां अ लग जाता है तो अ नहीं होने का बोध कराता है। तो प्रदीप्त मतलब कि जिससे प्रकाश जलता है, जिससे प्रकाश निकलती है, उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अ लगने का मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं तो दो ही प्रकार के होंगे, या तो उससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश की दृष्टि से अगर पदार्थों को देखा जाए तो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो उस पदार्थ से प्रकाश निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। तो वे सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है या जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित मतलब खुद के अंदर से निकालना, रिलीज करना, मुक्त करना। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। आइए हम लोग कुछ पहले इसको परिभाषित करते हैं, फिर इसका कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं हम लोग कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे। तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है उसे, या प्रकाश उत्सर्जित करती है, लिखिए कि प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अच्छा, प्रदीप्त के स्थान पर कहीं सिर्फ दीप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रदीप्त या दीप्त, और प्रदीप्त या अदीप्त भी हो सकता है। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं सूर्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके लिए सूर्य में जो आग जलता है उससे जो प्रकाश निकलती है, तो वहां हम लोग आग लगाने के लिए नहीं जाते, उसमें टॉर्च जलाने के लिए नहीं जाते हैं जिससे कि वहां से प्रकाश आए, तो वह खुद प्रकाश का उत्सर्जन करती है, वहां प्रकाश खुद वहां से उत्सर्जित होती है, अपने आप निकलती है, स्वतः निकलती है। तो इसे ही हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तु। इसके उदाहरण में हो जाएगा सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब। अगर यहां सिर्फ बल्ब लिखा जाए तो फिर क्या ये सही उत्तर होगा? क्या ये सही उत्तर होगा? सिर्फ बल्ब लिखने से यह सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बल्ब हो सकता है बुझा हुआ भी हो। तो इसके लिए क्लियर करके यहाँ लिखना पड़ेगा कि जलता हुआ बल्ब, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसे हम लोग कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। और कुछ बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे ये पेन, किताब, कॉपी, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, पंखा, कपड़ा, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। फिर यहाँ जलता हुआ टॉर्च भी हो सकता था, टॉर्च भी, जलती हुई मोमबत्ती, लेकिन जलती हुई ये लगाना जरूरी है क्योंकि जलेगी तो ही प्रकाश उत्सर्जित होगी, और बिना जले वहां से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। तो अप्रदीप्त वस्तु हम लोग किसे कहेंगे? वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो, दूसरे प्रकाश की सहायता से बस उसको देखा जा सकता है, परंतु वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, हम लोग कहेंगे उसको अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित
प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कलम, किताब, कुर्सी, मनुष्य आदि। ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब ध्यान रखेंगे, इसका नाम कहीं कहीं कुछ बुक में दीप्त वस्तुएं लिखा जा सकता है। दीप्त वस्तुएं, दीप्त या फिर दीप्त को ही कह सकते हैं प्रदीप्त, या इसका और एक नाम मिलता है जिसको बोलते हैं दीप्तिमान। दीप्तिमान, ठीक है। ये सिर्फ प्रदीप्त का 3 नाम पाया जाता है, कहीं दीप्त वस्तुएं तो प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं, इस प्रकार से मिल सकता है। तो आप लोग घबराए नहीं, समझ जाना है कि उसी का बात हो रहा है। दूसरा, दीप्त के स्थान पर अदीप्त, प्रदीप्त के स्थान पर अप्रदीप्त, और दीप्तिमान के स्थान पर अदीप्तिमान, वस्तुएं ऐसा भी पाया जाता है। ठीक है, तो दीप्त वस्तु को प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु भी कहते हैं, और अदीप्त वस्तु को अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि खुद से टाइपिंग नहीं करके हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी जरा सा भी संकोच ना हो और बेझिझक आप लोग भी अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। और ये आसान शब्दों में, इससे आसान शब्द शायद बुक में तो होगा नहीं, बुक में तो आसान शब्द होता ही नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा आसान संभव था मैंने लिखने का प्रयास किया। और आप लोग भी इन्हीं आसान शब्दों को चाहें या फिर इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने अनुसार लगता है कि इसको और भी आसान बनाया जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल बनाएं और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। बस समझें और उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें, ताकि शब्द आपका होगा तो एक बार अगर आप देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और किताबी शब्दों में लिखते हैं, किताबी भाषा में लिखते हैं, तो फिर आपको समझने में कठिनाई हो सकती है। तो आप प्रयास करें कि एक बार कंसेप्ट को, उसकी अवधारणा को एक बार अच्छे से समझ जाएं और अपनी समझ के अनुसार अपने शब्दों में उसको बनाकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं, ताकि जब भी जरूरत हो आप एक बार देखें और आपके माइंड में सारा कुछ एक बार दोहरा जाए, जिससे आपको सब कुछ याद रह जाए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के भाग को कवर करेंगे। इसके आगे देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, कि किसी भी वस्तु को हम लोग कैसे किस प्रकार से देख पाते हैं, प्रकीर्णन को पढ़ेंगे। इसके आगे और भी है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन को विस्तार से पढ़ेंगे। परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कुछ नियम भी होता है। सबसे पहले परावर्तन को समझेंगे, परावर्तन क्या होता है, फिर परावर्तन के कुछ प्रकार होते हैं, किस प्रकार से परावर्तन होती है और किस प्रकार को हम लोगों को पढ़ना है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदु, परावर्तन को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको पहले हम लोग एक एक करके जानेंगे, फिर प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे। फिर है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित मुख्य बिंदु, यानी उसी में से कुछ बिंदु वहां बताया गया और कुछ इसमें बताया जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम, फिर यहाँ देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होती है और उन नियमों को हम लोग यहाँ
विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई में मग्न रहें।